बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज तहरीक इंसाफ के KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की भरपूर किस्म की स्पीच जो है वो सामने आई है। दूसरी स्पीच, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है वो बातें हो रही थी, तनकीद हो रही थी कि वो अपने कारकुनों को छोड़कर कैसे गायब हो गए और जो है वो काफ़ी पूरी रात गायब रहे और फिर अगले दिन जाके जो है वो पेशावर में जाके उन्होंने KP असम्बली से खिताब किया। ये वो दौरानिया था जब काफ़ी कारकुन जो है वो डी चौक, चाइना चौक में मौजूद थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो KP हाउस रवाना हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें जो आ रही थी उस पर जो है वर्कर्स काफ़ी परेशान थे, डायरेक्शन लेस थे। कोई उन्हें डायरेक्शन देने वाला को नहीं था, उन्हें बताने वाला को नहीं था कि अब डी चौक आ गए हैं या चाइना चौक पहुँच गए हैं, तो अब उन्होंने करना क्या है। उस वक्त ज़ाहिर बात है शेलिंग भी हो रही थी और पुलिस पर पथराव भी हो रहा था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गायब हो चुके थे। उन्होंने पहली स्पीच की, लेकिन उसके बाद भी तनकीद उन पर होती रही और आज उन्होंने फिर दोबारा एक स्पीच की, वजाहती स्पीच थी, और उन्होंने वजाहत पेश की कि वो कहाँ पे थे, कैसे गए और कैसे उन्होंने 12 ज़िले जो है वो क्रॉस करके पेशावर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं एक पोस्ट पे छुप गया था, 4 घंटे तक मैं एक पोस्ट पे छुपा रहा और उसके बाद फिर एक गाड़ी मुझे मिली, मैं पैदल चलता गया, रेंजर के सामने से गुजर गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं। ज़रा सुनिए, ये अलग फैला की कहानी है या कोई और अफसानवी कहानी है, ज़रा सुनते हैं। ये भी यहाँ पे मौजूद है। एमटैक के जरिए मोटरवे पे चढ़े, मोटरवे से आगे हम जाकर फिर जब मोटरवे से उतरे, मैं वहाँ से एक जिले के DPO के घर में पहुंच गया। वो मौजूद नहीं था। फोन पे उसके बंदे ने मेरी बात कराई, उन्होंने हमारा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो और मैंने CM हाउस जाना है पेशावर, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा, मैं ये गारंटी सर नहीं दे सकता किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं आपको जब सिक्योरिटी दूंगा, स्कॉट दूंगा, तो ये बात पता चल सकती है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते तो लीव इट। उसके बाद मैं वहां से निकल के इस दौरान में गाड़ी ने एक पंप से तेल डलवाया, उसकी रसीदी मौजूद है। कैमरे बहुत लगे हुए हैं कि जितनी भी रास्ते में मैं बताऊंगा जिले आपको, उन पे बहुत सी शाफ्स होंगी, उस शाफ्ट पे चेक कर सकते हैं कि कहीं बाईपास था या कहीं कहाँ था, वहां पे मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं की, फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से बड़ग्राम, तोरगर, शांगला, फिर वहां से सवात से नीचे फिर आता गया। आगे के जो मेरे रसीदें हैं वो मैंने एमटैग उतार दिया कि रिकॉर्ड पे ना आए सबके, तो एमटैग के अलावा वो रसीदें मौजूद हैं उस गाड़ी की जो रसीदों पे आए। और फिर मर्दान, नौशेरा, चारसदा और मैं पेशावर पहुंच गया। उसकी नाज़रीन, ये कहानी है अली अमीन गंडापुर साहब की, जो एक पोस्ट पर छुपने के से शुरू होती है और फिर 12 ज़िले कैसे क्रॉस किए, DPO कौन था। ये बड़ा अहम सवालिया निशान है कि उनके अपने सूबे के जो DPO साहब हैं उन्होंने उनसे ताउन क्यों नहीं किया। और अब फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कस्में खा रहे हैं कि मैं इस नज़रिया के साथ खड़ा हूँ और जो इस नज़रिया के साथ नहीं है वो अल्लाह करे घर खो जाए, और इस किस्म की जो है वो बातें हो रही हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो है वो आईनी तरमीम कब होने जा रही हैं। SEO कॉन्फ्रेंस है और पूरी हुकूमत जो है वो SEO कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात में मसरूफ़ है, और ये कहा जा रहा है कि SEO कॉन्फ्रेंस के फ़ौरी बाद कौमी असम्बली का और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें आईनी तरमीम का पैकेज आ सकता है। गुज़श्ता रोज़ जो गाज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर ईवान सदर में APC हुई थी, उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें हुई हैं प्रेसिडेंट असफ अली ज़रदारी साहब से, वज़ीर आज़म से, और उन्होंने मौलाना साहब को मना लिया है। और मौलाना साहब जो है अब साथ खड़े हैं आईनी तरमीम के, उन्हें एक जो है वो ड्राफ्ट दिया गया है और उससे वो मुत्तफ़िक हो गए, ये ज़रा बता रहे हैं। और इसके साथ नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी रहनुमाओं का भी एक ख़त मिला है। ज़राए के मुताबिक ये ख़त, इस ख़त में कहा गया है कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उस पर अमल दरामद करवाया जाए, चूँकि जो स्पीकर ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स, उसका अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली सरफराज साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली गौर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब मुस्लिम नून से, उनका तल्लक है नून लीग से। अली साहब, आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। मैम सैर कमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, मैम शुक्रिया वक्त देने का। मोहम्मद अली सरफराज साहब, मैं आपकी तरफ यही आता हूँ सर शुरू से, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ से हैं और आपकी मुलाकातें भी रहती हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। और ज़रा बताइएगा कि ये पोस्ट की जो कहानी है ये किस हद तक सच्ची साबित हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है या पोस्ट के मुतालिक आपको पता हो कुछ कि ये पोस्ट कहाँ पे है और कैसे जो है वो वहाँ पर गए?
जी अस्सलाम वालेकुम जी जवेद साहब, थैंक यू वेरी वालेकुम मच सर। फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। मैं माजरत चाहता हूँ आज मैं स्टूडियो में आपको ज्वाइन नहीं कर सका। अच्छा जनाब, ये आपने जो पोस्ट की बात की है ना, ये इत्तेफाक की बात समझ लें। मैं आज से कुछ दिन पहले केपी हाउस में मौजूद था जब अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां पे आए थे, ठीक है। और शाम के वक्त उसी लॉन में मैं मौजूद था। अब मेरी अली अमीन से इस सारे वाकया के बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं इस स्टोरी के साथ रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा। जब हम वहाँ केपी हाउस में बैठे थे तो वहां पे ऑब्वियसली हमें ये तो थ्रेट तो था कि जिस तरह फस्तायत का दौर है, मैं बजाते खुद केपी हाउस में ठहरा हुआ था, मैंने वो कमरा लिया हुआ था ठीक है। और फॉर माई ओन सेफ्टी। और शाम की चाय मैंने अली अमीन के साथ ही पी थी, उसी लॉन में जो मैरियट के सामने वाला ठीक। लॉन है। ठीक है। अगर आप केपी हाउस कभी गए हैं तो जैसे ही आप मैरियट के सामने वाली गली में एंटर होते हैं, लेफ्ट पे केपी हाउस का गेट आता है, एंड एज यू टर्न इन, वहां से आप दोबारा लेफ्ट हो जाए तो सीएम अनेक्सी है, और आप घूम के उसी फ्रंट लॉन पे आ जाते हैं जो आगा खान रोड पे बैंक ऑपोजिट टू मैरियट मेन गेट है, और ठीक वहां है। पे एक चेक पोस्ट है। ठीक है। हम लॉन में चाय पी रहे थे तो मैंने वैसे ही एक सवाल किया, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी का इशू था, मैं वहां पे था, अली अमीन तो वहां पे सिर्फ विजिटर थे। हम्म। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट जिस फस्तैयत पोतरी भी अगर वो केपी हाउस को भी स्पेयर नहीं करते, अच्छा। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस को नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा, जी और जी। यहाँ पे अगर अटैक हो जाता है तो हमने अपना बचाव कैसे करना है, हमें तो उठा के ले जाएंगे। ठीक है। तो वहां पे इत्तेफाक से उन्होंने इशारा किया सामने वाली उसी पोस्ट की तरफ जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अच्छा। कि ये कि पोस्ट है, अगर और वो पोस्ट है बाउंड्री वॉल के ऊपर एक एक सिक्योरिटी पोस्ट बनी हुई है जहां पे पुलिस वाले जी बंदूक जी। लेके खड़े होते जी हैं जी। और बाहर का नजारा देख रहे होते हैं। So he said this seems to be a good place for hiding, God forbid if anything goes wrong. अच्छा। और क्योंकि वो उनके ज़हन में था और ये बात उनकी मुझसे खुद हुई है, इसलिए जैसे ही ये बयान उनका आया तो आई कुड इमीडिएटली रिलेट टू इट कि ये उनके ज़हन में था। और जब ये रेंजर्स और पुलिस केपी हाउस में एंटर हुई और उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं सारे, तो वाहिद एक जगह छुपने की वही थी जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा सकता। तो अली साहब मुझे बताइएगा कि छुपने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब वो पेशावर से निकले थे, पेशावर से कब्जा लेके निकले थे और उनकी मंजिल थी डी चौक, और जारी बात है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब का हुक्म था कि वो डी चौक पहुंचे, तो फिर छुपने की ज़रूरत क्यों पेश आई? गिरफ्तार हो जाते क्या होता? देखें, नहीं गिरफ्तारी वो क्यों देते वहां पे? देखें, बात यह है कि हमारे अब केपी में हमारी हुकूमत अब इस वक्त एक फस्तायत का दौर है और हमारे एमएनएस पे और सेनेटर्स के ऊपर हर वक्त अटैक का एक खतरा है कि उनको पकड़ के जबरदस्ती उनका वोट इस तरमीमी बिल पे ना डलवाया जाने की कोशिश की जाए। उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, लालच भी दिए जा रहे हैं, थ्रेट भी हो रहा है, फैमिली के बंदे उठा के ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारे पास एक सपोर्ट है हमारा केपी का सीएम, और केपी के सीम्स टू बी ए सेफ हेवन जहां पे हम जैसे सताए हुए लोगों को कम से कम कोई सिक्योरिटी कुछ ना कुछ दे सकते हैं, जो कि अपने मुल्क में ही फलस्तीनियों की तरह भागते फिर रहे हैं। ठीक है। अब के का जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, देखें उनको इन्होंने चैलेंज किया था। अली अमीन हैज प्रूव टू बी अ वेरी ब्रेव मैन। वो हजारों की तादाद में अपने कारकुनों को लेके एक पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक का कहते थे कि चिरी पार नहीं मारेगी, हम देखेंगे किस तरह आते हैं ये। और हम बार बार ये कहते थे कि अपने मुल्क में आप हमें रोक कैसे सकते हैं? ठीक है। कि अपने मुल्क में हम इस्लाम नहीं आ सकते? मैं एज एन एमएनए नहीं आ सकता, ये अली एज अ चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता। ही केम देयर। अब हुआ वहां ये कि जब वो डी चौक पे पहुंच गए तो वहां से सीएम केपी के का घर है, केपी के हाउस, जब वहां तक वो खैर खैरियत से पहुंच गए तो उन्होंने अपना हदफ तो पूरा कर लिया। अब अगर वो गुसल खाने जाने के लिए अगर या फ्रेशन अप होने के लिए सीएम केपी के केपी हाउस जाता है विद हिज ऑफिशियल केपी गार्ड, कारकुन कहाँ गए सर? कारकुन कहाँ गए? चलें, मैं अली भाई मैं आपको वापस आता हूँ। अली गौर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले जाते हैं सर का मनसबा। आप ये सारी कहानी सुन रही हैं और अली साहब फरमा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े बहादुर आदमी हैं और उन्होंने आज खुद तस्लीम किया कि वो एक चेक पोस्ट पर छुप गए, और जो कि दीवार के ऊपर जो है वो चेक पोस्ट बनी हुई है, और फिर उन्होंने वहाँ से जंप किया और जंप करने के बाद वो कहते हैं कि रेंजर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और मैं वहाँ से गुजर गया, किसी ने मुझे देखा नहीं, और पैदल चलते हुए वो अपना दमने को वाली रोड तक गए और फिर वहाँ से गाड़ी मिली और फिर वो आगे गए। तो ये कहानी कैसी लगती है आपको? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि इस कहानी पे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो शुरू से एक बात सीखी और समझी है कि कैप्टन इज़ द लास्ट पर्सन टू लीव द सिंकिंग शिप। ठीक है, जहाँ पे आपकी लीडरशिप अबेंडन कर दे वर्कर्स को और उनको छोड़ दे गिरफ्तारियाँ देने के लिए
आंसू गैस के शेल का सामना करने के लिए। यानी आप तो जिस कारवां को लेकर आए थे, आपने अकेले पहुंचना था तो हमने तो आपको रोका ही नहीं। आप 10 दफ़ा जाते, आप डी चौक पहुंचते, आप रोज़ पहुंच जाते, ठीक है ना। मसला ये था कि आप तो एक पूरा एक जो है वर्कर्स का एक कारवां लेकर आ रहे थे। आपने उनको पहले छोड़ा, उनको अबंडन किया, आप डी चौक पहुँच गए। जैसे डी चौक पे आपने जो नवाफिल अदा करने थे तो वो भी हमें नज़र नहीं आए, और उसके बाद आपने डी चौक पे अपना एक जो है प्रेजेंस शो की, और उसके बाद आप केपी हाउस चले गए। फिर केपी हाउस में आपने सुलेमानी टोपी पहनी और आप जो है वो सुलेमानी टोपी पहन के चूमंतर हो गए। तो बात ये है कि लीडरशिप ये नहीं होती, लीडरशिप वो होती है जो लीड करती है, ठीक है। मैं आपको बस 18 क्योंकि अक्टूबर का महीना है तो 18 अक्टूबर का वाक़या बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुबई से निकली, तमाम थकन और उसके बावजूद ट्रक पे खड़ी रही, लीड किया, धमाका हो गया कारसाज का, जाके वापस नहीं गई, छुपी नहीं, एक एक जख्मी के घर पे गई, एक एक कारकुन के, एक एक शहीद के घर पे गई, और अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मौजूद रही। तो बात यह है कि ये होती है लीडरशिप की, लीडरशिप छोड़ के गायब नहीं होती और भागती नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि इसका जवाब तो उन्होंने अपने कारकुनों को देना है, अपनी पार्टी को देना है। काफी कारकुन कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में मेरी ये बात बेमायनी है। बात जो है ना, मायने की बात वो है जो कल ऐवान सदर में हुई। यानी पाकिस्तान ने वो स्ट्रेंथ दिखाई जिसकी आज फ़लस्तीन को और मुस्लिम दुनिया को ज़रूरत थी, एक यूनिटी डिमॉन्स्ट्रेट की। यानी हम अब तक ये देख रहे थे कि इसराइल को जो है कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप जो है वो रुको, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुस्लिम दुनिया जो है वो स्कैटर्ड है, ठीक है। लेकिन कल जो यूनिटी हुई, दिस यूनिटी विल गो अ लॉन्ग वे, कि यानी अब उस यूनिटी से भी अगर कोई जमात बाहर रहे तो मैं कहूँगी कि फिर मेरे जहन में एक उससे अहम सवाल उठता है, क्या ये गोल्ड स्मिथ्स के साथ वफादारी थी, या ये यानी आपके 10 इख्तलाफात हों, जी बैठते सही है, लेकिन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जिसके साथ हमारे जज्बात, हमारे दिल जुड़े हैं, आपको बैठना चाहिए था। ये फ़लस्तीन की बात थी, ये जो है यकजहती की बात थी। यहाँ जो है ना कोई बिल पास होना था, ना कोई सियासत होनी थी, सब जमातें बैठी जिनके इख्तलाफात थे, सिर्फ एक आप नहीं बैठे। क्यों? इसलिए कि आप गोल्डस्मिथ का साथ देते हैं, वो आपकी तारीफ़ें करते हैं, आप उनकी कंपेन चलाते हैं, वो आपकी कंपेन चलाते हैं, और वो इसराइल का साथ देते हैं, और आपने कहा कि इनको कैसे नाराज़ किया जाए। अब मैं ये सवाल अब नहीं करूँगी कि ये बैरून मुल्क इतनी जो है वो लॉबिंग और कंपेन्स कैसे चलती हैं, किस तरीके से, क्या रिसोर्सेज हैं। अब मुझे जवाब मिल गया, अब मुझे जवाब मिल गया। अली गौर साहब, आप भी सुन रहे हैं सर सारी कहानी, मैं आपका कमेंट लूँगा और फिर आगे चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ। बताइए कि सर, एक तो बड़ा ये अहम सवाल जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं केपी के, अली अमीन गंडापुर साहब, वो क्यों चले गए केपी हाउस, और उन्होंने जबकि वो काफ़िले के साथ जो है वो 24 घंटे 48 घंटे वो कह रहे हैं कि मैंने क़याम किया मोटरवे पर और फिर मैं डी चौक पहुंचा, लेकिन यूं ही जो है वो डी चौक, चाइना चौक पहुंचे तो उन्होंने कारकुनों को छोड़ दिया और चले गए केपी हाउस। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बलोच साहब, बात ये है कि जो मतलब है कि सहर साहिबा ने बात की है, मैं काफ़ी हद तक उनकी बात को इंडोर्स करूंगा। असल सवाल ये नहीं है कि वो भाग क्यों गए, वो केपी के हाउस में जाकर छुप गए और रात को छुपते छुपाते पूरा जो भी सो कॉल्ड उनका मजमा था उसको और उन कारकुनान को मतलब है कि जिनको वो उकसा कर लाए थे वो वहाँ पर छोड़ के और अपनी जान बचाकर और ख़ुद गिरफ्तारी से डरते हुए वो भाग निकलने में कामयाब हो गए और केपी के पहुंच गए। यहाँ पर असल सवाल ये है कि इस धरने, इस एहतजाज का मकसद क्या था। असल में इस एहतजाज का मकसद ये है, जिस एहतजाज को ये पे दर पे कर रहे हैं, कि इन्होंने बैनुल अक़वामी दुनिया में ये लोग साबित करना चाहते हैं, जिस तरह से कि इनकी पहले ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो गया जी, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो रहा है जी, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका है, वो इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। तो अब इनका दूसरा ख्वाब ये है कि हम ये साबित करें कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो पाकिस्तान की रियासत है, जो पाकिस्तान मुल्क है,
ये एक इंतशारज़दा मुल्क है और यहाँ पर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने दी जाती और यहाँ पर हर वक्त हंगामे रहते हैं और ख़ास तौर पर उस कॉन्फ्रेंस को भी रोकना इनका मकसद था, जिस तरह से कि जब इन लोगों ने धरने दिए थे और धरनों की भी यही वजह थी करने की कि उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे और वो जिस तरह से डिले हो गए थे। अब ये है कि ये और ख़ास तौर पर इनके आने का मकसद जिस तरह से इन्होंने ललकारा, जिस तरह से असला से लेस लोगों की आपने वीडियोस देखी वायरल की गई, जिस तरह से पूरी केपीके की मशीनरी को मतलब है कि उसके जरिए पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर जो इन्होंने चढ़ाई की वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। अगर तो ये और मुझे दूसरा ये बताएं कि इनकी पूरी पार्टी की लीडरशिप बाकी किधर थी? बाकी लोग जो सूरमाज थे वो किन बिलों में छुपे हुए थे और वो किधर थे? हाँ, वो कुछ लोग थे, इनमें से बेशुमार तो वो लोग थे जो कि केपीके के मतलब है कि एम्प्लॉयज थे और सफेद कपड़ों में उनको लाया गया था और उनको सरकारी गाड़ियों के ऊपर और 1122 की गाड़ियां और वो उस सारे प्रोटोकॉल में लाया गया था। अगर ये इतने ही ये समझते हैं कि हमारी कॉल के ऊपर कारकुनान निकलते हैं तो पंजाब के लोग किधर थे? सिंध के लोग किधर थे? बलूचिस्तान के लोग किधर थे? वो क्यों ना आए? तो लिहाजा इनके पास जो एक सूबा है उसको ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए और कभी ये अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, कभी ये अमेरिका में लॉबिंग करते हैं, कभी ये इंग्लैंड से रब्ता करते हैं और यूरोप से रब्ता करते हैं कि जनाब हमारे साथ तो ये हो रहा है और पाकिस्तान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद इनके और ख़ास तौर पर इनका जो असल टारगेट था वो यहाँ से कुछ लाशें गिराना चाहते थे और उन लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते थे। ठीक। जब उनको कोई चीज नहीं मिली तो फिर वो गीदड़ों की तरह दुम दुबा के वहां से भाग निकले और फिर ये भी नहीं देखा, आपने नहीं देखा कि जिन लोगों से 9 मई के वाकयात करवाए गए उनके बारे में क्या कहा गया। हाँ, देख लें, जिन लोगों ने वाकयात किए हैं उनको बेशक सजाएं दें। मतलब है आज जिन माओ के वो मासूम बच्चे 1 साल से जेलों के अंदर है, उनका कोई इनकी पार्टी की तरफ से कोई पुरसाने हाल नहीं। मां सिवाय चंद एक वो लोग जो इनकी पार्टी के सरकर्दा लोग हैं उनकी ये प्रोटेक्शन करते हैं झूठी सच्ची वकालतें करके, बाकी लोगों से इनको कोई नहीं। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता वहां पर कोई हादसा हो जाता और जिस तरह ये असला लेकर आए थे, मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत की और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की प्लानिंग थी कि जिन्होंने इनके मज़मूम अज़ाइम जो हैं वो मतलब शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिए। एक बेचारा पुलिस एहलकार को शहीद हो गया सर। और आखिर में जब इन्होंने देखा कि वो इन्होंने तो कहा था कि हम तो डी चौक पे भाई वो लोग तो जो भी थे चाहे आप जिस तरह से भी लाए थे वो तो वहीं खड़े थे, आप भाग निकले और आपकी बाकी कोई क़यादत कारकुन जी ठीक है, कारकुन जो है वो वहाँ पे थे लेकिन अली इब्न गन्नापुर साहब जो है वो केपी हाउस रवाना हो गए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मोस्टली लोग तो जब वो रात हुई थी और जो मतलब है कि वो बुरहान इंटरचेंज और उधर वो रात इन लोगों ने गुजारी, वहां से वापस चले गए थे। ये चंद जत्थे थे जो लेकर आए और बाकी लोग भी दाएं बाएं हो गए थे। वो ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की चले मेहरबानी है कि उन लोगों ने मसीह पैमाने पे गिरफ्तारियां नहीं की और उन लोगों को वापस जाने दिया। लेकिन इसका मतलब है देख लें कि ये करना क्या चाह रहे थे और मतलब है कि और अब वो बहादुरी के साथ उधर जाकर कहते जाते दफा कहते हो मैं फलां जगह पे छुप के गया, मैं फलां जगह पे छुप के गया, तो कभी आपने छुपन छुपाई खेल रहे थे का कमांडर भाग गया मैदान जंग। चलें अली गौर साहब, मुझे एक ब्रेक देनी है, ब्रेक के बाद वापस आते फिर बात करेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अली सरफराज साहब, आप सर बताइएगा कि अब सूरत किस तरफ जा रही है। अली इब्न गन्नापुर साहब फरमाते हैं कि मैं दोबारा फिर आऊँगा और बदला लूँगा आईजी इस्लामाबाद से भी और वफाक से भी जो उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। लेकिन सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं सर वो बड़ी तनकीद हो रही है और ये जो सवाल अब भी उठाया गया थोड़ी देर पहले अली बलोच साहब ने भी कि आपकी जो लीडरशिप थी वो कहाँ पे थी, वो क्यों नहीं इस्लामाबाद में काफ़ी MNA से गौहर अली खान साहब कहाँ थे, जो बाकी लोग थे रऊफ हसन साहब वो कहाँ थे, शुएब शाहीन कहाँ थे, बाकी लोग कहाँ थे सर? ये
अच्छा जावेद साहब, एक तो मेरे से जरा थोड़ी सी बात मोकलें कि मुझे आप स्पीकिंग टाइम बाकी दोनों कैंडिडेट्स को एक बराबर दे दें और मुझे उनके बराबर अकेले को दे दें, क्योंकि मुझे अकेले सर खुल के करें सर, बहुत टाइम है। जितने हमें वोट पड़े ना उस हिसाब से मैं टाइम दे दें। ठीक है सर, ठीक है, ले टाइम। मुझे 25 मिनट दे दें, क्योंकि सारी चूचू इकट्ठा भी कर लें तो मैं कल इनके 10 मिनट बनते हैं। आप सोलो कर ले भाई, पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं आप। अच्छा जनाब, पहले तो मेरे भाई अली गौर बलोच साहब मेरे फैसलाबाद के रहने वाले हैं, भाइयों की तरह हैं। मेरी इनसे गुजारिश होगी कि देखें, ये पीटीआई को ब्लेम तो बड़ा करते हैं, इनके मॉरल्स कहाँ पे थे जब इनके अपने सगे रिश्तेदार इनसे जो इलेक्शन जीते हैं, सादुल्ला बलोच साहब, उनके जब घर पे अटैक किया गया, मैं समझता हूँ इनकी भी जाहिर बात है कोई ना कोई रिश्तेदारी भी बनती होगी उनसे, देयर कजन्स, डिस्टेंट कजन्स और फर्स्ट कजन्स। सादुल्ला बलोच की बीवी को और उनकी बेटी को और उनकी खाला को जब अगवा किया गया, तब इन्होंने मॉरली स्पीकिंग क्यों एहतजाज नहीं किया? बेशक ही उनसे हारे हैं, सो व्हाट, जीत हार नसीबों की बात है। एक तो ये जब उनकी बारी आए तो इस बात का ये जरूर जवाब दें। आई वाज एक्सपेक्टिंग, चलो मैं पूछूंगा सर, पूछ लूंगा, आप जो मेरा सवाल है सर वो जवाब दे दें। हाँ, आपके सवाल का जनाब जवाब ये है कि अली अमीन को क्रेडिट दें, हम कोई रियासत के साथ लड़ने के लिए कोई जंगजू ट्रेंड नहीं है। और ये जो गोल्डस्मिथ वाली इन्होंने बात की थी ना, और हमने हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये सारी कहानी रिवॉल्व कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। एमएनएस को पूछने कहाँ पे थे, इन्होंने कहा जी उनके सूरमा, देखें जी हम यहाँ को जंग नहीं लड़ रहे अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, जो हम अपने आप को सूरमा कहें। मैं एक बड़ा माड़ा सा आदमी हूँ, मैं लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक एमएनए हूँ, एक सियासी जमात का। सूरमा नहीं कहलाते हम। हमें हमारी जमात ने मना किया है, जिस तरीके से हम पे अटैक्स हो रहे हैं कौन नहीं जानता। मैडम आप हंस रही हैं, अली साहब फरमा रहे हैं कि आप तो बिल्कुल नाम नहीं लेते फ़लस्तीन का, गजा का। और एक और बड़ी खबर जो है, अभी अपना जो कभी केपी असम्बली का इजलास हो रहा है, वहाँ पे अरकान जो है गुत्थम गुत्था हो गए हैं, और वहाँ पे जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहाँ पे जो है अब अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है गुत्थम गुत्था है, इस पर ज़रा बात कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं, क्योंकि इन्होंने नाम लिया है और बात की है, तो मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। देखिए गोल्डस्मिथ का नाम मैं नहीं लेती, गोल्डस्मिथ जो है गोल्डस्मिथ और बैन गोल्डस्मिथ, वो इमरान खान के लिए ट्वीट करते हैं और इमरान खान का साथ देते हैं और इसराइल का साथ देते हैं। और इमरान खान साहब सादिक खान के जो एक मुसलमान कैंडिडेट था, मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था लंदन का, उसके खिलाफ वो जैक गोल्डस्मिथ का साथ देते हैं। तो बात ये है कि ये नेक्सस हमने बिल्ट नहीं किया, ये नेक्सस जो है ये खुद इमरान खान साहब ने तामीर किया है। दूसरी बात ये कि आपने हिफाजत करनी थी, करें। हम अपोजिशन में थे, फ़लस्तीन की बात आई, हमने जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन का मुतालबा भी किया, कॉल भी करवाया, आके बैठे भी। इमरान खान साहब करारदाद जब मंजूर हुई तो नहीं थे, और वही इस बात से गुरेज़ा थे। दूसरी बात ये कि आपका कोई नॉन इलेक्टेड बंदा आ जाता, आपने तो साफ इनकार किया। अब जो बात आप कह रहे हैं, देखिए बात ये है कि मैं पहले दिन से एक बात कहती थी और इस बात को ज़रूर दोहराऊंगी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मकसद क्या था इमरान खान साहब की सियासत का। 2014 में भी इंतशार था, हुंडी से पैसा भेजना था, जो है मुल्क के इमलाक और मुल्क के जो है इदारों पे और इंस्टीट्यूशंस पे और पार्लियामान पे हमला करना था। वो हुकूमत में आ गए, तब भी उनका रवैया यही था कि किसी के साथ बैठना नहीं है। न्यूयॉर्क भी चले गए तो कौमी यकजहती की बात नहीं करनी, इसी तरीके की जो है उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहना है। बहुत शुक्रिया, आज आप मौलाना साहब को इज्जत से बुलाते हैं, क्या माफ़ी मांगेंगे कि जो आपने इतने साल जो है जिस तरीके से उनकी आपने नाम लिया, उनको नाम लेना गवारा नहीं किया, डीजल के नारे लगवाए। चलें, आज आपको एहसास हो गया कि वो दुरुस्त हैं, कल आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि आपके अलावा सब सही रास्ते पे हैं, आप ही गलत हैं। अब जो आज आप बता रहे हैं केपी असम्बली का, तो देखिए बात ये है कि ये इंतशार आपने कब नहीं देखा। ये इंतशार हमने उस वक्त भी देखा जब इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, ये इंतशार हमने कौमी असम्बली में भी देखा, ये इंतशार हमने उस वक्त भी देखा जब हम कश्मीर पे फ़लस्तीन पे करारदाद मंजूर कर रहे थे, तब भी देखा। ये कहते हैं हमने बात नहीं की। आप 1974 की इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस देख लें, आप जो है अरब इसराइल जंग देख लें, आप जो है उसके बाद 74 के अंदर के हालात देख लें। आप ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पायलट्स खुद उड़ के चले गए, आप ये कहेंगे कि हमने नाम नहीं लिया। नहीं, हम तो बहुत जो है एक इशू जो हमारे दिल के बहुत करीब है और जिसकी गवाही खुद यासिर अरफात और फ़लस्तीन के सफ़ीर बार बार
जासूसात देते रहे और फ़लस्तीन की तफरीक देते हैं। तो बात यह कि आपके पास एक मौका था, आपने उसको गंवाया और आप वो इंतशार जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। आपको पता है एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये एक ऐसा मौका था जिस पे हम एक ऐसा खैर सगाली का पैगाम देते, एक पाकिस्तान की मुस्बित जो है हम इमेज बिल्ड करते, मगर आपने सोचा कि कोई मौका जाए नहीं, फिर मैं गोल्डस्मिथ का नाम ना लूं। आप ये बोलें कि जी ये ऐसे मौके के ऊपर आपने इंतशार मुसलसल बरपा रखना है और मैं गोल्डस्मिथ का नाम ना लूं, फिर मैं किसका नाम लूं, फिर मैं कहां पे आपके ताने बाने जोड़ूं। फिर मैं ये बताऊं कि आपने जो कश्मीर पे मार्च होनी थी, आपने कहा कि जी हम जुम्मा जो है वो खड़े होंगे 4 लोगों के अलावा, आपने किसी को साथ खड़े होने नहीं दिया, आपने वुज़रा को खड़े होने नहीं दिया, वॉक नहीं करने दी। और उसके बाद अब ये कि आज फ़लस्तीन की बात हुई है तब भी आप अलग हैं, आज जो है पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है तब भी आप अलग हैं, आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास की बात हो रही है, भाई अभी तो आप भी हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। आपने कौमी इदारों पे हमला किया तब भी आपको पता नहीं किस चीज़ का खौफ था। आपने जो है हशोदा के जो है आपने जो यादगारें वो आपने जलाई, आपने मिसमार की। आप किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं ये तो बता दें, पर्पस किसका सर्व कर रहे हैं, चाहते क्या हैं। और अभी जो आप बताना चाह रहे हैं कि केपी असेंबली में हो रहा है, तो आप इस बात को इंडोर्स करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बदअमनी है, इंतशार है, आप कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे जहां पाकिस्तान की इमेज को, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाएं। और ये बात मैं समझती हूं कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। चलें अली गौर साहब, ये तो कौमी यकजहती का जो है मुजाहरा था, फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, APC थी, उसमें सारी जमातों को होना चाहिए था, लेकिन वो के तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हुई। तो क्या फिर आगे तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, कोई तहरीक इंसाफ कहीं मिल बैठेगी हुकूमत के साथ या किसी कौमी इश्यूज़ पे कोई? सबसे पहले तो मैं अपने भाई अली साहब को जो है वो उनके सवाल का जवाब दूंगा कि जो वो फरमा रहे थे कि भाई वो उनकी बहू बेटियों को उठाया गया। पहली बात तो ये है कि मैंने तो उस चीज़ की मजम्मत की थी कि अगर ये वाक़या हुआ है, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से खुद एक तरदीदी बयान आया था कि हमारे साथ इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। और शायद मौसूफ की नज़र से मेरा बयान नहीं गुजरा, मैंने बिल्कुल उस चीज़ की क्योंकि अभी भी हमारे दरमियान ख़ानदानी रवायात पाई जाती हैं और मुझे तो इनके बुजुर्गों का भी बड़ा एहतराम है। ये हमारी फैमिली को तो छोड़े, मैं समझता हूं कि अगर अली सरफराज की फैमिली के साथ होगा तो मैं फिर भी मजम्मत करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा तो मैं उसकी मजम्मत भी करूंगा। लेकिन मैं इनसे जरूर पूछता हूं कि जब मदीना की रियासत की बातें करते थे और मदीना के शहर के अंदर आपने रोज़ा रसूल के बेहुरमती की लोगों को स्पेशल भेजा, जिन्होंने उस वक्त रोज़ा रसूल पर हाजिरी देती हुई मुस्लिम लीग नून की खवातीन को भी ना छोड़ा और उनके बारे में भी बेहुदा बकवास की और वहां पर तकद्दुस पामाल किया। आप लोगों ने मजम्मत की उस बात की या उस पर डटे रहे? फिर जब मरियम नवाज को आप गिरफ्तार कराया करते थे, फिर जब आप सुन लें, आप ब्रेक लगाएं, आप सुने, जरा गुजारिश सुने, जब आप मरियम नवाज साहिबा को और खास तौर पर मरियम नवाज की बेटी को के सामने जेल के अंदर से उसके वालिद की नजरों के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था, तब आपने मजम्मत की थी। जब आप शहबाज शरीफ साहब की बेटियों को अदालतों में घसीटते थे बुला बुलाकर और आप लोगों की गालें फूल जाती थी मुस्कुराते हुए और आप बड़े सीना तान के कहते थे कि हमने इन खवातीन को अदालतों के अंदर घसीटा है, उस वक्त उन लोगों की बेहुरमती नहीं होती थी, उसकी आपने मजम्मत की थी। तो लिहाजा अपने गिरेबान में इंसान को झांक लेना चाहिए। अब आ जाते दूसरी बात उन्होंने की कि मैं इलेक्शन आ रहा। देखिए सियासत में हार जीत यकीनी तौर पर होती रहती है और कोई हर्फ आखिर नहीं, लेकिन ये बड़ा अल्लाह का करम है, उदय आनी जानी चीज है। मेरे हल्का की पूरी आवाम जानती है कि वो मैं इलेक्शन जीता हुआ हूं और जो लोग धांधली के साथ उस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं उनको भी बड़ा शीश है। लेकिन चले, हम अदालती फैसलों को, हम कोई इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम उन फैसलों को कबूल करते हैं। जो अदालती फैसले हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम फैसलाबाद में आग लगा देंगे, हम घरों के शीशे तोड़ देंगे, हम वहां पर आकर फलाना मैं आ रहा हूं,
कोई कहता है मैं ढोल के साथ आ रहा हूँ। ये बदारी किस्म की लैंग्वेज ना हमारे बुजुर्गों ने सिखाई। मुझे इस बात की सियासी नजरियात और इख्तलाफ अपनी जगह, मुझे अली सरफराज के बुजुर्ग और हमारे बुजुर्ग दोस्त थे, लेकिन ये जानता है कि इनके वालिद साहब कई दफा इलेक्शन में खड़े हुए, कोई एक आध बार जीते, काफी दफा हारे भी। हमें तो उनके हारने का अफसोस हुआ करता था, ये हमारी खानदानी रिवायात है। और आज ये सिन्नतान के कह रहा है, मुझे दिखा रहा है। और भाई मेरे, मैं उस वक्त भी 11,500 वोट से जीता था जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जब सूबे में और कौमी में, पूरे मुल्क में आप लोगों की हुकूमत थी, आपकी पार्टी की हुकूमत थी, और अल्लाह वजीर आला भी आपका था, वजीर आजम भी आप था, जिस सिलेक्टेड हुकूमत का आप हिस्सा थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11,500 की लीड से जीता था, अल्लाह के फजल करम से, और हमने सूबे की सीट भी जीती थी। तो गुजारिश करने का मकसद है, ये औरतों की तरह ताने देने की बजाय मुल्की इश्यूज के ऊपर बात किया करें, नजरियात पर बात करें, उन बातों का जवाब दे जो आपने इस मुल्क में आग लगाई हुई है हस्बे रवायत, और अपनी आदत को छोड़ नहीं रहे। आपने 9 मई के वाकयात से कुछ नहीं सीखा, आप लोगों ने उन धरनों से नहीं कुछ नहीं सीखा कि जिनके ऊपर आप खड़े होकर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाया करते थे। आपने IMF को खतूत लिखकर भी नहीं सीखा। आपने हर जगह हमारी मुखालफत तो नहीं की, आपने तो हमेशा आपकी और आपकी लीडरशिप ने और आपकी पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। आप लोगों ने पाकिस्तान की दुश्मनी में आवाज बुलंद की है। आपको उन सवालों का जवाब नहीं आता, इसलिए आप ये कहते हैं वो फला हार गया, फला के घर के ऊपर मुजम्मत नहीं की, वो फला उठ गया। तो खुदा का खौफ करे, और आप इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठे, नेशनल इश्यूज का जवाब दे। इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है कि अली अमीन गंडापुर चूहे की तरह दुम दबा के वहां से भागे, नेता कारकुनों को वहां पर छोड़कर, और जिनके जरिए वो इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुआ था, और आप उसको भी कहते हैं कि उसने बहादुरी की। अच्छा कि आप अभी देखा है कि उस एहतजाज में पंजाब, अली गौर साहब मुझे मौका देंगे। अली सरफराज साहब, मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, APC में तहरीक इंसाफ क्यों नहीं गई, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो जब मार्च यहाँ पे पहुँचा था डी चौक, तो वहाँ पे क्यों नहीं आई। अली सरफराज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर, मैं थोड़ा सा बातों का अपने भाई की जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो ये हमें बार बार जब गीदड़ कहते हैं, हम गीदड़ उसको कहते हैं जिसके प्लेटलेट गिर जाएं, हमारे नहीं गिरते, पहली बात। फिर ये कहते हैं खवातीन को गिरफ्तार किया गया, शहबाज शरीफ साहब की बेटियों को। अब मुझे जवाब दीजिए, मैंने देखिए सुनी पूरी बात। इन्होंने कहा कि उनकी बेटियों को गिरफ्तार किया गया, आपने उस वक्त मुजम्मत नहीं की। उनको गिरफ्तार किया गया था करप्शन के केसेस में, उनको अबडक्ट नहीं किया गया था, और उनके घरों में घुस के उनको उठाया नहीं गया था, और ये नहीं था कि 2-2 दिन उनका पता नहीं था। ये झूठ जरा संभाल के रखें। इलेक्शन ये 100% सादुल्ला बलोच से हारे हैं, ये भी इनके ये बात गलत कर रहे हैं। हिस्ट्री में दुरुस्त कर दूं, मेरे वालिद 1 दफा MNA नहीं बने, 3 दफा MNA बने, और 3 दफा वफाकी वजीर भी बने। शायद वैसे मैं इनका शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने शहरदारी में और पुरानी रवायात रखते हुए इन्होंने कहा कि अगर अली सरफराज के घर की कोई खातून या मर्द भी उठाया जाएगा तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा। अगर इनके घर में भी कोई उठाया जाएगा तो मैं भी करूंगा। ये रवायात हम में भी हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के, अगर सादुल्ला बलोच की फैमिली अबडक्शंस जब हुई हैं, अगर इन्होंने उसकी मजम्मत की है और मेरी नजर से नहीं गुजरी, तो मैं माजरत साहब, ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं ना। ये तो खैर चलें, आपने जवाब दे दिया। मुझे बताएं कि आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है, और मौलाना साहब जो है वो मान गए हैं, इजलास बुलाने की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा सर, नहीं, इससे पहले एक बात सर मैं और करना चाहूंगा। ये जो SCO कॉन्फ्रेंस का बार बार कहते हैं ना हम सैबोटाज कर रहे हैं, आप इनसे कहें, दोनों जमातों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मैं इनसे अभी कमिटमेंट करता हूं, ये 25 तारीख से पहले ये अपनी अमेंडमेंट्स को तो 4 मिनट साइड पर रखें। इतने पाकिस्तान के ये दर्द बने इनको है, अगर इनको लगता है कि हम देखें ये पाकिस्तान के आइन का बेड़ा गर्क करें, हम चुप करके बैठ के देखते रहें कि इस मुल्क की तबाही हो रही है, और SCO कॉन्फ्रेंस की आड़ में ये अपनी अमेंडमेंट्स को 25 के बाद क्यों नहीं ले जाते? चुप करके SCO कॉन्फ्रेंस करवा लें। ये जो इन्होंने 2+2 करनी है, ये हम 25 के बाद कर लें। तो ये आप कह रहे हैं कि SCO के बाद कर लें, SCO के बाद कर लें, SCO के बाद कर लेंगे जी। जाहिर बात है, हमें तो एहतजाज करना पड़ेगा ना। जब ये अमेंडमेंट्स आज कर रहे हैं तो हम भी तो एहतजाज आज ही करेंगे ना। ये अपनी अमेंडमेंट्स को उठा के 25 के बाद ले जाएं, इतनी क्या जल्दी है इनको? चलें अली गौर साहब,
अली गौर साहब तैयार हैं सर? आईनी पैकेज होगी सारी, जो नंबर गेम थी पूरी हो गई है? देखिए पार्लिमान का काम कानून साजी करना है और पार्लिमान को कानून साजी से कोई रोक नहीं सकता, और खास तौर पर इनको वो वक्त और आईनी मुझे तो इस बात की खुशी है कि जब ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहिब बोलते हैं, अब मुझे पता नहीं वो साहिब से एक दूसरा नाम लिया करते थे, और जिस तरह से अब इन्होंने उधर के चक्कर लगाए और जिस तरह मौलाना साहब ने इनकी लाइनें लगाई हैं, मैं मौलाना साहब को दाद देता हूं। मुझे तो वो वक्त याद आ गया, उस वक्त भाई साहब को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस याद नहीं आया था, जब मौलाना फजलुर रहमान के लोगों के लॉजेस के घरों के अंदर पुलिस दरवाजे तोड़ के घुस गई थी। मैं उस मौके पे मौजूद था, वहां पर मुस्लिम लीग नून के कई एमएनएस के शीशे लग गए और हाथ टूट गए और खून निकला। मैं उसमें था जब इमरान नियादी नशे में धुत इक़्तिदार के लॉजेस के ऊपर हमला आवर हुआ था। वो वीडियोज अगर इनके पास नहीं है तो मैं इनको भेज दूंगा, उसकी भी कम अज कम आज मजम्मत कर दे मौलाना साहब के पास। जिस तरह से वो इनकी घसीटियां निकलवा रहे हैं मौलाना साहब, और जिस तरह से ये उनके घर के बाहर घसीटियां लगा रहे हैं, यकीन करें वो 4-4 टाइम बुलाते हैं इनको, और इनकी पेंटें फट गई हैं घसीटियां लगाते, घिस गई हैं जूतियां इनकी। वो जो कहते थे मौलाना, मैं तो वो नाम ही नहीं, मौलाना साहब इनको वोट कर दे, इनकी हिमायत कर दे, हम फिर भी कहेंगे मौलाना साहब। लेकिन मैं सदके जाऊं मौलाना साहब के, जिन्होंने घसीटियां निकलवाई है ना, मुझे तो उस और खास तौर पे जिस जबान से कहते थे ना मौलाना फलाना डीजल, आज इसकी टीम की टैंकियां फुल कर दी हैं उस डीजल ने, यकीन करें मैं उसको दाद देता हूं। चलें मैडम सर कामरान से आप बताएं, पीपल पार्टी साथ खड़ी है, बिलावल साहब का जो है वो लीड कर रहे हैं, सारी जमातों को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं समझती हूँ कि एक ऐसी आईनी तरमीम जो वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क के अवाम की ज़रूरत है, उससे ये इतने खाइफ क्यों है? वो कह रहे हैं 25 की बात कर लें। देखिए बात ये, मुझे बताएं कि इजलास कॉल हो गया, हम कोई चीज़ बुलडोज नहीं कर रहे, ठीक है, एक राय हमवार कर रहे हैं। जिस दिन जो है हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल जो एलाइज हैं वो साथ होंगे, एक चीज़ पर इत्तेफाक होगा। अब ये कहना कि इन्होंने मुखालिफत करनी है क्योंकि इन्होंने एक चीज़ को समझना नहीं है, सिर्फ मुखालिफत करनी है, इसके लिए कानून साजी ना हो, नहीं। आप ये देखें कि लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है, उनके केसेस के फैसले नहीं होते, और आइन के जो बरखिलाफ जो फैसले होते हैं, जो रीराइट होता है, जैसे आर्टिकल 63 रीराइट हुआ, जैसे अभी फैसला आया, अगर एक आईनी अदालत बनती है और उन मसाइल को हल कर लेती है तो आपको क्या परेशानी है? आपको तो खुद बहुत सारे फैसलों पे जो है वो एतराज होता है और आप इदारों पे हमले करते हैं, उनके सरबराहों को बुरा भला कहते हैं। हम तो एक सही बात बता रहे हैं। वो कहते हैं काजी साहब चले जाने फिर कर लीजिएगा। देखिए बात ये मसला इनकी जो पूरी सोच है शख्सियात पे है, हमारी जो सोच है वो पाकिस्तान के लिए है। ये एक शख्सियात के साथ जो है इनके एहसास जुड़े हैं, इनकी सियासत जुड़ी है, इनकी कार्रवाइयाँ जुड़ी हैं। शख्सियात से नहीं होता कोई, आज ज़रूरी नहीं है कोई शख्स जो है वो नहीं आप हयात पी कर नहीं आया, आज कोई भी उसका सरबराह होगा, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और आपको किसने लिख के दिया है कि कौन सरबराह होगा? वो भी 10 दफा जो है वो बयान खुद दे चुके हैं चीफ जस्टिस साहब, मगर इनकी वजह से, लेकिन इनको एहसास ही नहीं होता। इन्होंने अपनी सियासत के लिए, अपनी कम समझी के लिए इन्होंने एक अहम कानून साजी को मसला बनाया हुआ है, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान के अवाम को फायदा होगा। क्यों नहीं होने दे रहे सर? आप बैठ जाएं। सर आपने दोनों शुरुआत से बारी बारी बात की, किसी ने हामी भरी 25 तारीख के बाद अमेंडमेंट की, तो भाई आपकी सोच का हम फतूर कैसे निकालें? कैसे निकालें? कौन सा इजलास कौन हुआ है? देखिए हम वो सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती हैं, जो पाकिस्तान को सबसे आगे रखती हैं। आप बेफिक्र रहें, आईनी तरमीम कहीं नहीं जा रही, और ये जो आपकी सोच में शख्सियात है ना, इन्होंने आपको गुमराह किया हुआ है। बात गुमराही की नहीं है, बात सिर्फ इंतशार की है। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंतशार बना दिया। मेरा एक सवाल का जवाब देने, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। आप मुझे ये बताएं,
कि पहली तो बात है कि आपको कसमें दे लो, आपको 75 दफा सवाल घुमा के पूछ लो, आप कसम खाई भी आपने हामी भरनी नहीं है 25 तारीख के बाद की। तो भाई सारा आपके इख्तियार में है कि आप 25 तारीख के बाद की हामी भर एनआरओ नहीं मिलेगा। आप मुझे सिर्फ एनआरओ को आप भूल जाओ, अब वो सिलेक्टेड वो आरटीएस सिस्टम वाला जमाना चला गया है। एनआरओ की तरफ से बीच में आ गया, अब एनआरओ का टाइम नहीं गुजर गया। इतना बता दें इनके दिमाग में सुई पटका हुआ है, सुई पटका हुआ है, काजी साहब ने रुला दिया इनको। साहब आपको एनआरओ देते थे, अब वो याद करके मेरा भाई अब देखिए अपनी आवाज आने की कोशिश ना करें। नहीं आप बोले सर, बोले आप बोले अली साहब। ये की कोशिश आप दोनों के पास जवाब ही नहीं है इस बात का। आपका नैरेटिव जो है ना वो बिल्कुल खोखला है, वो बिल्कुल खोखला है, वो बेवजन है, वो बेसेंस है, वो डायरेक्शन लेस है। आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। 25 तारीख के बाद होगा तो आप क्या चलें सर, चलें अपना अली साहब, प्रोग्राम का खत्म हो गया। अली गौर साहब शुक्रिया आपका, अली सरफराज साहब आपका शुक्रिया, मैडम आपका शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।